प्यारे बच्चों, आपका अपना YouTube चैनल साइंस विद सचिन सर में स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सामान्य विज्ञान के 800 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करा रहा था और हर पार्ट में 25% थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, शुरू करते हैं भाग 6 का फर्स्ट प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न है, निम्न में से जेलीफिश है। ऑप्शन देखते हैं, हाइड्रा, सीपिया, ओरेलिया और ओबेलिया। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि ओरेलिया को जेलीफिश कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ओरेलिया। अब आपको मैं एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पर्सन दे रहा हूँ जो सभी बच्चों को याद रखना है। देखिए, इस ओरेलिया को मून जेली भी कहा जाता है। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए निम्न में से मून जेली है, तभी आपका करेक्ट आंसर क्या माना जाएगा? ओरेलिया। अब आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन दे रहा हूँ जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ओरेलिया जो जंतु है ये किस संज्ञा फाइलम से संबंधित है? तो सभी बच्चों को याद रखना है कि ओरेलिया जंतु स्लेंटेटा या निडेरिया संघ से संबंधित है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए ओरेलिया जंतु किस संघ या फाइलम से संबंधित है, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए? स्लेंटेटा या निडेरिया संघ से संबंधित है। जबकि आपको ये जो ओबेलिया है और ये हाइड्रा है ये भी स्लेंटेटा संघ से संबंधित जंतु हैं। तो आपको सभी प्रश्न याद रखने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कोरल रीफ का निर्माण होता है। ऑप्शन देखते हैं, स्लेंटेटा द्वारा, आर्थ्रोपोडा द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा और पोरिफेरा द्वारा। तो आपको याद रखना है कि स्लेंटेटा संघ द्वारा कोरल रीफ का निर्माण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्लेंटेटा संघ या फाइलम। अब आपको मैं एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पर्सन दे रहा हूँ जो सभी बच्चों को याद रखना है कि सर ये कोरल रीफ क्या होती है। तो आपको याद रखना है कि ये कोरल रीफ समुद्र में पाई जाने वाली चट्टानें होती है और स्लेंटेटा संघ के कुछ जंतुओं द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन होता है जिसके कारण ये कोरल रीफ बनती है। तो कोरल रीफ में आपको याद रखना है कि कोरल रीफ किसके जमाव के कारण बनती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संवेग में परिवर्तन की दर कहलाती है। ऑप्शन देखते हैं, आवेग, वेग, त्वरण और बल। तो आपको याद रखना है कि संवेग में परिवर्तन की दर आवेग कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आवेग। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको 3 एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दे रहा हूँ जो सभी बच्चों को याद रखनी है। मैं आपको बताऊंगा कि वेग की डेफिनेशन क्या है, त्वरण की डेफिनेशन क्या है और बल की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेग की परिभाषा क्या होती है। तो सभी बच्चों को याद रखना है कि एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। अब बात करते हैं त्वरण की डेफिनेशन। तो त्वरण की डेफिनेशन है कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को उस वस्तु का क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अब बात करते हैं बल के बारे में। तो बल की डेफिनेशन आप सबको पता है कि किसी पिंड या वस्तु का दबाव या खिंचाव ही क्या कहलाता है? बल कहलाता है। तो ये आपको तीनों डेफिनेशन याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हड्डी में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन देखते हैं, फाइब्रिनोजन, ओसिन, एल्बुमिन और केसिन। तो आपको याद रखना है कि हड्डी में ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ओसिन प्रोटीन। अब आपको मैं एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पर्सन दे रहा हूँ जो सभी बच्चों को याद रखना है कि ये फाइब्रिनोजन है ना, ये ब्लड प्रोटीन है, रक्त में पाई जाने वाली प्रोटीन है। जबकि केसिन ये दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है। और ये सभी बच्चे बताएंगे कि एल्बुमिन जो प्रोटीन है वो किस में पाई जाती है। सभी बच्चे जो वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में आंसर करके जरूर बताएं कि एल्बुमिन प्रोटीन किस में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, समुद्री घोड़ा है। ऑप्शन देखते हैं, पक्षी, स्तनधारी, उभयचर और मछली। तो समुद्री घोड़ा एक प्रकार की मछली है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मछली है। अब आपको मैं एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पर्सन दूँ तो हिप्पोकैम्पस। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, हिप्पोकैम्पस जो फिश है उसको समुद्री घोड़ा या सी हॉर्स कहा जाता है। तो ये भी पर्सन आपको याद रखना है। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं, मधुमक्खी का लार्वा कहलाता है। ऑप्शन देखते हैं, केटरपिलर, मेगट, प्यूपा और रिगलर। तो आपको याद रखना है कि मधुमक्खी का लार्वा केटरपिलर कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? केटरपिलर। अब आपको मैं एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पर्सन दे रहा हूँ जो आपको याद रखना है। आपको याद रखना है कि घरेलू मक्खी का जो लार्वा है वो मेगट कहलाता है। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, घरेलू मक्खी का लार्वा मेगट कहलाता है, जबकि मच्छर का लार्वा
रिगलर कहलाता है। तो ये 2 एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पर्सन है जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लिथियम के नाभिक में विद्यमान है। ऑप्शन देखते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 3 प्रोटॉन, 3 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन। तो प्यारे बच्चों ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न का सॉल्यूशन मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि लिथियम का प्रतीक लिखना है। तो लिथियम का प्रतीक होता है Li, इसका परमाणु क्रमांक होता है 3 और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 7। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 3 और द्रव्यमान संख्या 7। अब सबसे पहले इसमें ये निकालते हैं कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं और इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटॉन की। तो आपको प्रतीक दिख रहा है स्क्रीन पर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लिथियम में जो प्रोटॉन है उसकी संख्या कितनी है। तो प्रोटॉन की संख्या आपको 3 दिख रही है, ठीक है। जितने परमाणु क्रमांक होते हैं, अगर कोई उदासीन परमाणु है जिसमें जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन भी कितने हो गए 3 और इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए 3, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है कि जो द्रव्यमान संख्या होती है उसमें से क्या घटा देते हैं, परमाणु क्रमांक घटाते हैं। जब आप 7 में से 3 घटाओगे तो कितने बचेंगे 4 बचेंगे। अब प्रश्न आपको ये पूछा है कि बताइए लिथियम के नाभिक में विद्यमान है। तो नाभिक किससे मिलकर बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो प्रोटॉन कितने हैं लिथियम के नाभिक में 3 और न्यूट्रॉन कितने हैं 4। तो आप इसमें ऑप्शन में जाओ कि लिथियम के नाभिक में विद्यमान है 1 इलेक्ट्रॉन, 3 प्रोटॉन, 3 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन। तो लिथियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन मौजूद हैं 3 प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन 4 न्यूट्रॉन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 3 प्रोटॉन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डंबलाकार कक्षक होता है। ऑप्शन देखते हैं S, P, D और F। तो आपको याद रखना है कि जो P कक्षक है उसकी आकृति कैसी होती है, डंबलाकार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है P। अब सभी बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं वो सभी बताएं कि S कक्षक की आकृति कैसी होती है और D कक्षक की आकृति कैसी होती है और F कक्षक की आकृति कैसी होती है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर दे जरूर। कई बच्चों को वीडियो देखकर शर्म आती है आंसर देने में, तो शर्म को दूर करें और आंसर जरूर दें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रकाश की द्वैत प्रकृति किसने प्रतिपादित की। ऑप्शन देखते हैं आइंस्टीन, डी ब्रोगली, रोमर और न्यूटन। तो आपको सबको याद है कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति किसने प्रतिपादित की, डी ब्रोगली ने। और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न दूं तो आपको ये भी याद रखना है कि वर्तमान में प्रकाश की द्वैत प्रकृति ही प्रचलित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की। ऑप्शन देखते हैं कोल लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे, अरस्तु और डार्विन। तो सबको याद है कि विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है विलियम हार्वे। और आपको याद रखना है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, कोल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गैसोहोल निम्न का मिश्रण होता है। ऑप्शन देखते हैं पेट्रोल व बेंजीन, बेंजीन व मैथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल व बेंजीन, एथिल एल्कोहल व पेट्रोल। तो आपको याद रखना है कि गैसोल नाम से पता लग रहा है कि ये मिक्सर है। तो ये मिक्सर किसका होता है, तो आपको याद रखना है ये मिक्सर होता है एथिल एल्कोहल व पेट्रोल का। तो आपको याद रखना है कि गैसोहोल ए मिक्सर ऑफ एथिल एल्कोहल एंड पेट्रोल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है एथिल एल्कोहल व पेट्रोल। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसी तत्व के आइसोटोप में समानता होती है। ऑप्शन देखते हैं परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों ये प्रश्न बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न का सॉल्यूशन मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन लें, जैसे हाइड्रोजन जो एलिमेंट है इसके 3 आइसोटोप होते हैं। सबको याद है 1H1 और 1H2 और 1H3। ये हाइड्रोजन जो एलिमेंट है इसके 3 आइसोटोप हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। अब आपको ये भी पता है कि 1H1 को प्रोटियम बोलते हैं, 1H2 को ड्यूटेरियम बोलते हैं, 1H3 को ट्राइटियम बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि कोई भी एलिमेंट है उसके आइसोटोप या समस्थानिक है उनमें परमाणु क्रमांक इक्वल होते हैं। जैसे आपको दिख भी रहा है कि 1H1, 1H2 और 1H3 जो नीचे आपको दर्शा रहे हैं ये परमाणु क्रमांक के एटॉमिक नंबर है। ये किसी भी एलिमेंट के जो आइसोटोप होते हैं उनमें जो एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक है वो इक्वल होते हैं। तो ये अच्छे लेवल का प्रश्न है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोजनीकरण विधि में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। ऑप्शन देखते हैं प्लेटिनम,
आयरन, निकिल और एमओ मोलिब्डेनम। तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोजनीकरण विधि में निकिल उत्प्रेरक काम में लिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? निकिल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जापान में विवाह उपहार के रूप में दिया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, स्पोंजिला, साइफा, यूस्पोंजिया और यूप्लेक्टेला। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि यूप्लेक्टेला को वेडिंग गिफ्ट ऑफ जापान भी कहा जाता है और इसे जापान में विवाह के रूप में दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? यूप्लेक्टेला। अब आपको मैं एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न दे रहा हूँ जो सभी बच्चों को याद रखने हैं। आपको मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ कि स्पोंजिला, साइफा, यूस्पोंजिया और यूप्लेक्टेला ये चारों जंतु पोरीफेरा संघ के हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि स्पोंजिला, साइफा, यूस्पोंजिया और यूप्लेक्टेला ये चारों जंतु पोरीफेरा संघ या फाइलम से संबंधित हैं। अब आपको मैं और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न दूं, जैसे स्पोंजिला है इसको स्वच्छ जलीय स्पंज कहा जाता है, और जो यूस्पोंजिया है इसको बात स्पंज कहा जाता है, और जो साइफा है इसको साइकोन भी कहा जाता है, इसे अन स्पंज कहा जाता है, अन स्पंज। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, सभी बच्चों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, केचुआ किस संघ या फाइलम का सदस्य है? ऑप्शन देखते हैं, ऑर्थोपोडा, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और एनेलिडा। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि केचुआ एनेलिडा संघ या फाइलम से संबंधित है। अब आपको मैं एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न दूं तो आपको याद रखना है कि जो एनेलिडा संघ है या फाइलम है इसको 4 वर्गों के अंदर बांटा गया है। कितने वर्गों के अंदर? 4 वर्गों के अंदर बांटा गया है। और जो केचुआ है ये ओलिगोकीटा क्लास से संबंधित है। ये एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पर्सन है, काफ़ी हाई लेवल का है। याद रखना है कि केचुआ ओलिगोकीटा क्लास से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, केलामीन किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन देखते हैं, लोहा, तांबा, पारा और जस्ता। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि केलामीन जस्ता या जिंक धातु का अयस्क है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जस्ता या जिंक। अब आपको मैं एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न दूं तो आपको याद रखना है, जैसे बात करते हैं कुछ लोहे जो धातु है उसके भी एक्स होते हैं। जैसे आपको याद है कि जो लोहा धातु है उसके कुछ एक्स होते हैं, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट और आयरन पायराइट। मैं दोबारा से बता देता हूँ, जो लोहा धातु है उसके भी कुछ एक्स होते हैं, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट और आयरन पायराइट। जबकि जो तांबा है जिसे कॉपर भी कहा जाता है, इस धातु के भी कुछ एक्स होते हैं, जैसे क्यूप्राइट है, मेलेक्राइट है और कॉपर पायराइटीज है। जबकि पारा का एक ही एक्स है, वो है सिनेबार। तो ये एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पर्सन है जो आपको याद रखने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रेडियस अल्ना अस्थि पाई जाती है। ऑप्शन देखते हैं, हाथ, पैर, खोपड़ी और पीठ, जिसे बैकबोन कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि रेडियस अल्ना है ये हैंड या हाथ की बोन्स है। ठीक है, अब आपको मैं बता देता हूँ, हाथ को अपन 2 पार्टों के अंदर डिवाइड करते हैं। एक जो अपर आर्म होता है और एक लोअर आर्म होता है। ठीक है, जो अपर आर्म वाली जो हड्डी होती है उसको बोला जाता है हुमर्स, और जो लोअर आर्म है उसमें 2 हड्डियाँ पाई जाती है, रेडियस और अल्ना। तो ये हाथ की या हैंड की हड्डियाँ हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हाथ। आपको याद रखना है कि अपर आर्म में एक बोन है जिसका नाम है हुमर्स, और लोअर आर्म में 2 बोन्स है या 2 हड्डियाँ हैं जिनका नाम है रेडियस और अल्ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ब्रायोफिल्म या पत्र चट्टा में किस भाग द्वारा जनन होता है? ऑप्शन देखते हैं, पत्ती, मूल, तना और पुष्प। तो आपको याद रखना है कि ब्रायोफिल्म या पत्र चट्टा में पत्ती या लीफ द्वारा जनन या रिप्रोडक्शन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पत्ती। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन देखते हैं, यकृत, वक, अमाशय और अग्नाशय। तो आपको याद रखना है कि पीलिया रोग से यकृत या लीवर अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है यकृत या लीवर। अब आपको मैं एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न दूँ, देखिए जो व्यक्ति ज़्यादा अल्कोहल या शराब यूज़ करते हैं उनमें भी लीवर खराब हो जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है काफ़ी बार कि बताइए ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करने वाले व्यक्तियों का कौन सा अंग ज़्यादा प्रभावित होता है? तो यकृत या लीवर। ये भी आपको याद रखना है कि यकृत को जिगर कहा जाता है, और इस यकृत या जिगर का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी। ये भी अच्छा प्रश्न है कि बताइए कि यकृत या जिगर का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन स्ट्रेंजर गैस है? ऑप्शन देखते हैं, जिनोन, हीलियम, आर्गन और नियोन। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि जो जिनोन गैस है इसे स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जिनोन। अब आपको मैं एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न दूं, जैसे आप ऑप्शन में देख रहे हैं, जैसे जिनोन है, हीलियम है, आर्गन है और
नियोन है। ये सारी इनर्ट गैसें या अक्रिय गैसें हैं और ये आवर्त सारणी में 18वें वर्ग से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ग्लूकोमा बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? ऑप्शन देखते हैं, छोटी आंत, यकृत, किडनी और आंख। तो आपको पता है कि ग्लूकोमा बीमारी किससे रिलेटेड है? आई से या आंख से। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन देखते हैं, लेमार्क, डार्विन, अरस्तु और मेंडल। तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्न बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न का सॉल्यूशन मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको मैं जानकारी के लिए बता दूँ कि मेंडल ने आनुवांशिकता के 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3। पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का या युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा था स्वतंत्र अफ्यून का नियम। तो युग्मकों की शुद्धता का नियम किसने दिया? मेंडल ने दिया। और ये भी याद रखना है कि मेंडल ने आनुवांशिकता के कितने नियम दिए? 3 नियम दिए। कौन कौन से? एक तो प्रभाविता का नियम, एक पृथक्करण का या विसंयोजन का या युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र अफ्यून का नियम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नाइट्रोजनी स्थिरीकरण, जिसे नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहा जाता है, में सहायक जीवाणु है। ऑप्शन देखते हैं, राइजोबियम, एनाबिना, नोस्टॉक और उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि राइजोबियम, एनाबिना और नोस्टॉक, ये तीनों जीवाणु नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्लाज्मोडियम किस संघ का जंतु है? ऑप्शन देखते हैं, आर्थ्रोपोडा, स्लेंटेटा, प्रोटोजोआ और पोरीफेरा। तो आपको याद रखना है कि जो प्लाज्मोडियम है ये प्रोटोजोआ संघ या फाइलम से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्रोटोजोआ। भाग 6 का लास्ट प्रश्न है, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है। ऑप्शन देखते हैं, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, दोनों क्रम में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको सबको पता है कि विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? समांतर क्रम में। अब आपको मैं एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न दे रहा हूँ जो सभी बच्चों को याद रखना है। क्या? आपको ये भी याद रखना है कि विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर का कार्य क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि जो वोल्ट मीटर है, इसका उपयोग परिपथ में 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर याद करने के लिए काम में लिया जाता है। जबकि एमीटर से रिलेटेड भी प्रश्न आते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है कि जो एमीटर है उसका उपयोग परिपथ में धारा के मान को मापन करने के लिए काम में लिया जाता है, और जो एमीटर होता है उसको विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने 6 जो पार्ट है उसका सॉल्यूशन डिटेल से बता दिया है। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसके प्रश्न कैसे थे और आपके जो स्कोर है वो कितना रहा, और अपने दोस्तों से भी शेयर करें जिससे एक अच्छा स्टडी मटेरियल अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुंच सके।